आपको बता दूं कि मौर्यों के शासन के बाद एक पुष्यमित्र शुंग, जिनके बारे में अलग से बताऊंगा मैं, आए और उनके भी शासनकाल, जो उनका शुंग वंश हुआ, उसके कमजोर होने के बाद भारत में शकों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। ये शक उसी तरह से जैसे हूण और कुषाण थे। संपूर्ण भारत पर शकों का कभी शासन नहीं रहा। भारत के जिस प्रदेश को शकों ने पहले अपने अधीन किया, वे यवनों के छोटे छोटे राज्य थे। पहले यवन भी हिंदुस्तान पर आधिपत्य कर लिए थे। तो सिंध नदी के तट पर स्थित मीन नगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। भारत का यह पहला शक राज्य था। इसके बाद गुजरात क्षेत्र के सौराष्ट्र को जीतकर उन्होंने अवंतिका पर भी आक्रमण किया था। उस समय महाराष्ट्र के बहुत बड़े भूभाग को शकों ने सातवाहन राजाओं से छीना था और उनको दक्षिण भारत में ही समेट दिया था। दक्षिण भारत में उस वक्त पांड्यानों का भी राज था। शक राजाओं ने गांधार, सिंध, महाराष्ट्र, मथुरा और अवंतिका आदि क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर बहुत लंबे समय तक राज किया था। उज्जैनी का पहला स्वतंत्र शक शासक चष्टण था। इसने अपने अभिलेखों में शक संवत का भी प्रयोग किया है। इसके अनुसार इस वंश का राज्य 130 ईस्वी से 388 ईस्वी तक चला, जब संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस कुल को समाप्त किया। बार बार आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, चंद्रगुप्त प्रथम अलग थे, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग थे, और ये विक्रमादित्य एक खिताब थी जो विक्रमादित्य के बाद बहुत से लोगों ने, राजाओं ने अपने नाम के आगे एक आदर देने की दृष्टि से और अपने नाम को और विकसित करने के लिए और सम्मानित समझाने के लिए लोग विक्रमादित्य रखते थे। तो माना जाता है कि आज़ादी के बाद जब इतिहास लिखा गया तो हिंदू विजयों और प्रतीकों को जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिया गया और उन लोगों का महिमा मंडल ज्यादा किया गया जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को तहस नहस कर दिया। यह दुर्भाग्य है यार। इतिहासकार भी अपने भारत की वीरता को नहीं बल्कि विदेशी वीरता का महिमा मंडन करते थे। भारतीय वीरता के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी उद्घाटित नहीं किया गया क्योंकि वह हिंदू अस्मिता और गौरव से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही एक अध्याय का नाम है द ग्रेट विक्रमादित्य, जब विक्रमादित्य ने शकों को समूल से हराकर उन्हें देश से बाहर धकेल दिया था, जब उन्हें इस विजय के बाद शाकाहारी उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इस विजय के याद में ही महान विक्रमादित्य ने एक संवत शुरू किया था जिसे आज हम विक्रम संवत कहते हैं। दरअसल कहानी कुछ ऐसा है कि ईसा के 100 वर्ष पहले भारत पर शकों के आक्रमण की शुरुआत हुई। ग्रीक प्रदेश बैक्टीरिया को जीतने के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। संपूर्ण भारत में शक तेजी से तूफान की तरफ फैल गए थे और उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत पर ही कब्जा कर लिया था। सिंध से लेकर के वे दक्षिण के आंध्र तक चले गए थे। महाजनपदों में विभाजित भारत के अधिकतर हिस्से शकों के अधीन हो गए थे। सिंध, पंजाब, कश्मीर, अफगान, राजस्थान और गुजरात में ऐसे इनकी सत्ता बहुत ही मजबूत हो गई थी और उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्से भी इनके अधीन हो गए थे। ऐसे में इतिहास के पटल पर जिस शक्तिशाली राजा का प्रादुर्भाव हुआ, मालवपति गंधर्वसेन पुत्र विक्रमादित्य का। भारत के उस कठिन समय के शक्तिशाली गण मालवगण के अधिपति विक्रमादित्य ने यौधेय गण तथा बाकी गणों को संगठित कर एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की।
और अत्यंत निपुण सेनानी विक्रमादित्य के नेतृत्व में इस संगठित भारतीय सेना की शकों से भीषण लड़ाई हुई। एक के बाद एक युद्ध जीतते हुए विक्रम की सेना आगे बढ़ती गई और उन्होंने शकों को हर जगह से उखाड़ फेंका। शक सत्ता से बेदखल हो गए, लेकिन उनके कुछ समूह भारतीय धर्म और संस्कृति में ही घुल मिल करके इन्हीं में रह गए। इस युद्ध में शकों का राजा नहवान भी मारा गया। विक्रम की सेना ने संपूर्ण अखंड भारत पर अपना परचम लहराकर अपनी शक्ति सिद्ध कर दी और वे सम्राट शाकाहारी उनका टाइटल है, विक्रमादित्य नामक उपाधि से नवाजे गए। ईसा के 57 साल पहले भारतीयों की इस अविस्मरणीय जीत को याद रखने के लिए ही विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत करवाई और विक्रमादित्य के बाद लगभग 135 साल बाद राजा शालिवाहन ने भी शकों को रौंद डाला और एक अपनी नई कालगणना शुरू की जिसे शालिवाहन शक कहा जाता है।